हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कशन कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की। जी हां, मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारी फिजिक्स को इनिशिएट करने में, स्टार्ट कराने में बहुत ही मददगार होती है, क्योंकि यही से सब कुछ शुरू होगा और थ्रू आउट ऑफ द फिजिक्स यही सब कुछ चलता रह जाएगा। मतलब अब तक जो हमने देखा था साइंस में, एक नॉर्मली स्टेटमेंट आ रहा होता और उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, लेकिन यहां पर अब हम बात करेंगे उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की जो कि हमारे एक नॉर्मल स्टेटमेंट के साथ में आता था। मतलब अब सब कुछ कैसे चलेंगे भाई, मैथमेटिकल प्रूफ्स के जरिए, ग्राफ्स के जरिए, कैलकुलेशंस के जरिए। तो ये सब कुछ हम इनिशियली हमारे फिजिक्स को स्टार्ट करने के पहले ही सीख रहे हैं, ताकि जब हम फिजिक्स को स्टार्ट करें तो कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत ना आए। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं तो अगर नीट एस्पिरेंट जितने भी हैं जो बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, उनके साथ में एक दिक्कत यह आती है कि ये मैथमेटिक्स पूरा हट ही जाता है, और विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स चलने नहीं वाली। तो क्या करेंगे? तो करेंगे आप हमारे फिजिक्स के स्टार्टिंग पोर्शन में ही भौतिक जगत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम डिस्कशन कर रहे हैं सभी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, ताकि आपको कभी भी कहीं से भी इतना सा भी प्रॉब्लम ना आए। सिमिलरली जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि भाई होता सिंपली ये है कि जब तक आप 12th पास करेंगे तब तक जाकर के आपके पास पूरी मैथ्स आती है, लेकिन हमें कब चाहिए? हमें 11th क्लास में ही चाहिए, स्टार्टिंग फिजिक्स में ही चाहिए। तो फर्स्ट टू 12th की पूरी मैथमेटिक्स, उसके पूरे ही टूल्स हम सीख रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास है इस सेशन के लिए हमारा समाकलन, जी हां, इंटीग्रेशन। हमें जैसे कि पता है दो टर्म, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में। जैसे कि हमें यह ज्ञात है, हमने इसके प्रीवियस सेशन में कवर किया हमारे डिफरेंशिएशन को, जहां पर हमने यह समझा कि डिफरेंशिएशन इसका मतलब अवकलन। अवकलन का तात्पर्य होता है कि भाई किसी भी कर्व पे, कोई सा भी कर्व है उसके ऊपर निकालना स्लोप, ढाल, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन दर, इसको कहते हैं हम क्या? हमारा डिफरेंशिएशन, हमारा अवकलन। ठीक है। और ग्राफिकली जब किसको प्रेजेंट करना होता है तो ये वो ढाल होती है, ये वो स्लोप होता है। सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन के फिजिकल मीनिंग की बात करता हूं तो इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है हमारा, समाकलन का फिजिकल मीनिंग होता है हमारा एडिशन। एडिशन का भी मतलब अगर मैं सिखाऊं तो कुछ इस तरीके का कि ये कवर करता है एरिया अंडर द ग्राफ, ये क्षेत्रफल को इंट्रोड्यूस करता है। सपोज यहां पे मैं एक अलग से ग्राफ प्लॉट करता हूं तो यहां से हम समझ पाएंगे कि अगर मैंने एक कोई सी भी कर्व ले ली, सपोज ये हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, हमने कुछ भी कर्व ले लिया, जो मर्जी पड़ा, मैंने ऐसा रैंडमली उठाया और हमने ऐसा एक कर्व ले लिया। अब इस कर्व के ऊपर मैंने किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये होती है हमारी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। ये क्या है? ये हमारी स्पर्श रेखा। अगर कहीं पर भी मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूं, यह है वो पॉइंट जहां पर मैंने स्पर्श रेखा ड्रॉ की है, तो इस क्षण पे मैं निकालूंगा इस पॉइंट की। अगर मैं बात करता हूं तो यह मुझे मिलेगा डिफरेंशिएशन से, जिसको कुछ यूं लिख सकता हूं कि अगर यह मेरा फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है तो इसको लिखते हैं डी फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। यह लिखने का तरीका होता है हमारे डिफरेंशिएशन का। किंतु मुझे यहीं पर किन्हीं दो बिंदुओं के लिए क्या करें? मैं एक अलग से फिर से ग्राफ ट्रेट कर लेता हूं। सपोज एक और मैंने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ इसी तरीके का ड्रॉ करता हूं ताकि आपको सिमिलरिटी समझ में आए। ये इस तरीके का कुछ पॉइंट है, मुझे कहीं दो पॉइंट्स पे, मतलब यहां पर एक पॉइंट यहां पर, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो इन दोनों के बीच में आने वाला जो एरिया है,
इन दोनों लाइंस के बीच में जो आने वाला क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन। कैसे लिखते हैं इसको? तो इसको लिखने का सिंपली तरीका होता है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल f ऑफ x और साथ में dx। तो मतलब ये जो टर्म है, जो इंटीग्रेशन की टर्म है, ये बता रही है इसके क्षेत्रफल को। ऐसा क्यों लिखते हैं, ये क्या होता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें सिंपली ये देखना था एक छोटी सी बात कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है, अल्टीमेटली इस हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। एक होल में से एक छोटा सा सैंपल को निकालना, ये हमारी चीज चल के आती है डिफरेंशिएशन में, एंड वो जो रिजल्ट मिलेगा छोटे से सैंपल पे, उसको पूरे पे अप्लाई कर देना, ये हमारा हो जाता है क्या? इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात। अब जरा हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन हमारे पास में दो तरीके के हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। ठीक है, एक निश्चित समाकलन और एक जो है वो अनिश्चित समाकलन। निश्चित और अनिश्चित समाकलन के बारे में कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो लिखने का ये एक तरीका है, ये एस जैसा जो दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका, जहां पर यहां की अगर मैं बात करता हूं तो ये होगा हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसकी dx। अगर ये डेफिनेट है तो यहां पर एक लोअर लिमिट होगी और यहां पर एक अपर लिमिट होगी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रहे, अगर ये f ऑफ x जो ये लिखा है, अगर ये x की जगह पे लिखा होता हमारा t, इस x की जगह पे लिखा होता t, तो इसको भी मुझे रिप्लेस करना पड़ता और लिखना पड़ता अगर ये t तो ये dt। सिमिलरली कि अगर ये x था तो वो dx। मतलब यूं कहा जाए तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये जो आखिरी में मैं लिख रहा हूं, ये जो लाइन आखिरी में लिखी हुई है, ये मुझे बताती है, इसी को हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को कहते हैं हम परिभाषा। परिभाषा का तात्पर्य कि मुझे जो भी बदलाव करना है, जो भी चेंजेस देखने हैं, जो भी सबमिशन लगाना है, वो किस में लगाना है? सिर्फ और सिर्फ इस एक्स में। बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट हैं। अगर यहां पर t लिखा था तो f ऑफ t होता, अगर यहां पर z लिखा था तो f ऑफ z होता, अगर यहां पर p लिखा था तो f ऑफ p होता। ठीक है, फंक्शन ऑफ p मतलब जो फंक्शन लिखा जाएगा, जो फलन लिखी जाएगी, वो p के टर्म्स में होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं जरा कि इनके सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। तो अगर कहीं पर मुझे मिलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर डिफरेंशिएशन किसका है? कैपिटल ऑफ एफ एक्स। अगर डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स होता है तो यहां पर कहा जाता है कि ये जो फंक्शन ऑफ एक्स था वो स्मॉल एफ एक्स का समाकलन है, जिसे हम, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, एफ ऑफ एक्स डी एक्स से व्यक्त करते हैं और एफ ऑफ एक्स डी एक्स का समाकलन पढ़ते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपको इसका फिजिकल मीनिंग अगर समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आखिर ये कैलकुलेशंस में क्या रोल प्ले करता है। तो यहां पर एक फॉर्म है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, मैं बात कर रहा हूं इनडेफिनेट का, जहां पर मैंने लिमिट्स नहीं लगाई है। अगर यहां पे मैं लिखता तो यहां पर आता मेरा क्या? लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और यहां पर अपर लिमिट, लेकिन मैं यहां पर लिमिट्स की बात नहीं कर रहा अभी। तो यहां पर इस x को मैं लिख लेता हूं x टू द पावर n के टर्म्स में। तो इंटीग्रेशन कहता है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1, पावर को 1 से बढ़ाइए और डिवाइड कर दीजिए। सपोज यहां पर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता और यहां dx ही लिखना होगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो ये dx ही होगा। तो ये क्या मिल जाएगा? तो फॉर्म के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि भैया पावर को 1 से बढ़ाइए और उसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब ये हुआ कि x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, दैट मीन x की पावर 3 अपॉन 3। सिंपल। सिमिलरली अब मैं थोड़ी सी यहां से बात करना प्रारंभ करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो कहता है डी एक्स की पावर n अपॉन dx। डिफरेंशिएशन को लिखने का ये तरीका है, डिफरेंशिएशन को लिखने का कुछ ये तरीका भी, f ऑफ x अपॉन dx।
मैंने ये फंक्शन ऑफ x की जगह पे ले लिया x की पावर n dx। तो ये कहते हैं भैया कि पावर को नीचे उतारिए और एक से कम कर दीजिए, पावर को नीचे उतारिए एक से कम कीजिए। ये हो गया भैया, नीचे उतर गए, एक से कम हो गए। इंटीग्रेशन ने कहा था भैया एक से बढ़ा के डिवाइड करो, इनने कहा था गुणा करो और पावर को एक से कम कर दो। बस इतनी सी बात दोनों में याद रखनी और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो क्या होगा अगर मैंने यहां पर सिमिलरली ले लिया किसको, अगर मैंने कह दिया कि dx³, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा ना पावर को एक से नीचे पावर को नीचे उतारिए, तो 3 नीचे उतार दिया। ये n मतलब क्या, ये 3 नीचे उतार दिया। x था, x को रखा, पावर को एक से कम कीजिए, 3 - 1 दैट इज 3x², दैट इज 3x²। अब एक और मजेदार बात, ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं, मतलब इसका रिजल्ट अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वापस फंक्शन को प्राप्त कर लेगा। मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन आया है उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो वापस से मैं अपने रिजल्ट पे आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज यहां पर मेरा फंक्शन जो गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करता हूं। अगर मैं कहता हूं मेरे पास फंक्शन जो है वो है गिवन x³, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³। ठीक है, तो फंक्शन ये गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं निकालता हूं तो dx³ अपॉन dx। रूल कहता है भैया पावर को नीचे उतारना है और एक से कम करना, 3 - 1 दैट इज 3x²। हो गई बात खत्म। अब मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन करता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, रिजल्ट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x। मतलब क्या, मैं बोलता हूं इसका जो रिजल्ट आया इसको ले चलिए, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को उठा करके यहां रखता हूं, दैट इज 3x² dx। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करना शुरू करता हूं तो ये मुझे एक टर्म देगा, वो क्या होगा भाई, तो 3 को तो यहीं बाहर कर दूंगा मैं, क्योंकि इस 3 जो है कांस्टेंट है। मैंने कहा था यह है डेफिनेशन, 3 में कोई बदलाव नहीं होगा। ये कैसा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में कोई बदलाव नहीं। बदलाव किसमें, इस x² dx। इसका रूल कहता था कि पावर को 1 से बढ़ा दीजिए तो 2 + 1 और इसी से डिवाइड कर दीजिए तो 2 + 1। तो ये हो गया 3x³, 2 और 1 3 अपॉन 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू x³। ये कितना है, x³। अर्थात इस x³ की जगह पे मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लाइन भी तो लिख सकता हूं कि जो इंटीग्रेशन आया f ऑफ x का dx वो किसके बराबर है, तो ये मेरा f ऑफ x के बराबर है। अगर मैंने इसको ऐसा लिख लेता हूं ताकि स्मॉल दिख जाए, मैं इसको स्मॉल में लिखता हूं। अगर मान लीजिए ये है तो ये कैपिटल f ऑफ x जो था मेरा उसके बराबर आ गया। मतलब क्या दिख रहा है, ये करके यहां पहुंच गए, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो यहां आ जाएंगे। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। ठीक है, फॉर्म आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूं जो डेफिनेट और इनडेफिनेट की जो मैं बात करना चाह रहा था उसकी। तो भाई एक सिंपल सी बात यहां पर यह है कि ये जो मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस कर रहा हूं इसमें मुझे इस फॉर्मूले के साथ में एक टर्म इंट्रोड्यूस करना होता है। कौन, वो है c। इस c को कहते हैं हम आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब इस c को एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान अलग अलग केस में अलग अलग होगा, लेकिन एक केस में वही रहने वाला है। थ्रू आउट द क्वेश्चन ये c का जो मान रहेगा वही रहेगा, ये नहीं बदल सकता। क्वेश्चन बदलेंगे बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूं पाई की अगर मैं बात करना चाहूंगा डिग्री में तो 180 डिग्री, अगर मैं रेडियन में बात करता हूं तो 22/7। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहीं पे डिस्कस करता हूं इसको और आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों, यहां पे जब इंटीग्रेशन किया था तो ये +c क्यों ले लिया। तो इसका आंसर यहां पर रखा हुआ है कि मैंने अभी ये बात सिखाया कि भाई जब मैं इसका ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट का उल्टा मतलब इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं ये फंक्शन को पा लेता हूं। ठीक है ना, किसको पा लेता हूं मैं, फंक्शन को। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल के जरिए जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि सपोज यही सेम चीज फंक्शन ऑफ x जो है वो है हमारा x³। फंक्शन ऑफ x कितना है हमारा, x³। अब प्लस मैं कह देता हूं +5, x³ +5।
अब अगर इसका इंटीग्रेशन करते, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स विच इज डी, ये पूरा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी दिक्कत जा रही हो तो मैं तो अभी यहां पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, बट इसके साथ साथ आप इसका पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, वहां पे हमने पूरा प्योरली डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया। और मैं इस सेशन में कोशिश कर रहा हूं कि उसी डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आपको इंटीग्रेशन सिखा दूं ताकि कभी कंफ्यूजन ना आए, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्सल प्रोसेस है। चलिए, इसीलिए इसको बार बार मैं रिलेट कर रहा हूं ना। ये रूल कहता है कि इन दोनों को बांट दीजिए, ठीक है। अभी भी अगर आपने नहीं भी देखा तो घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप जरूर देखिएगा, लेकिन आप अभी यहां पर देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ये बात समझ में आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो देखे बिना ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भाई। ये d5 अपॉन dx मैंने क्या किया हुआ है, आप नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती तो दोनों को बांट देते, बांट दिया ना, क्या होगा, तो ये कहा था कि पावर को नीचे उतारो, पावर को 1 से कम करो, कर दिया। यहां तो dx, x कुछ है नहीं, यहां x कुछ फंक्शन है क्या, फंक्शन ऑफ x है क्या, नहीं है ना, फंक्शन ऑफ x नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करते आते थे हम, 5 इंटू 1 लिख दिया, अपॉन में dx लिख दिया। आगे अगर मैं इसको करूं तो ये 3x स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर अब मुझे फंक्शन ऑफ x बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा, तो मैंने 1 का गुणा इसीलिए किया था, ये 5 को यहीं छोड़ता हूं, 1 का गुणा किया है, क्या कोई गुनाह किया है, नहीं ना, 1 का गुणा तो कर ही सकता था, 1 का गुणा कहीं पर भी करेंगे, कोई चेंजेस नहीं। तो इस एक की जगह क्या लिख दूं, x की पावर 0 लिख देता हूं। आई थिंक अभी भी मैंने सब कुछ सही लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि किसी के भी पावर के 0 होने का मतलब होता है 1। एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, x की पावर 0 मतलब 1। अच्छा, मुझे क्या ख्याल आया कि भाई x की पावर 0 रखो, क्यों रखो, t की पावर 0 क्यों नहीं, तो मुझे इसलिए आया कि ये जो नीचे फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन गिवन है ये x था, इसीलिए मैंने यहां पर इस 1 के बदले x लिखा, क्योंकि मुझे करना है डिफरेंशिएट, ऊपर भी मुझे फंक्शन ऑफ x चाहिए। सिंपल ना, 3x स्क्वायर प्लस ये पूरा अब क्या बन जाएगा भाई, तो रूल कहता है कि पावर को नीचे उतारिए, तो कर दीजिए 0 इंटू 5 था, लिखिए, लिख देता हूं मैं। वैसे आपको लगेगा कि ये पता ही नहीं क्या काम कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो समझ गए थे कि 0 का गुणा होगा और सब 0 हो जाएगा। अच्छी बात है ना भाई। तो बात क्या हुई कि ये बचा सिर्फ और सिर्फ 3x स्क्वायर, ये प्लस क्या बचा, 0, खत्म हो गया ये। अब मुझे द फाइनल, मुझे जो रिजल्ट मिला है वो मिली है क्या, 3x स्क्वायर, मतलब ये फाइनल रिजल्ट यहां पर जो है ये है मेरा 3x स्क्वायर। अब मैं आता हूं अपने उसी इंटीग्रेशन पे, मैंने कहा था इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करिए, फंक्शन मिलेगा। इसका रिजल्ट आ चुका है 3x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कीजिए, मतलब dx लिखा, और मुझे फंक्शन चाहिए, तो भाई ये मुझे कैसे मिल जाएगा, ये इसको मैं स्मॉल f ऑफ x कह लूं, तो ये मुझे 3x स्क्वायर मिल गया। अब होगा क्या, तो कुछ नहीं, यहां पे 3 जो था ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कर दीजिए बाहर। बदलाव किसमें, ये x ने बताया कि सिर्फ x में, 3 में नहीं ना, 3 को बाहर, x स्क्वायर dx। क्या होगा बदलाव, तो बदलाव कहता है कि भाई पावर को 1 से बढ़ाइए तो 2 + 1, और उसी बढ़े पावर से डिवाइड कर दीजिए, तो मैंने नीचे भी कर दिया 2 + 1। फाइनली मुझे मिल गया 3x³ अपॉन 3। आप सोचेंगे अभी तो किया था, फिर से करने की क्या ही जरूरत पड़ गई, तो अब वो जरूरत पड़ी है कि मैं उस c को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुझे ये रिजल्ट जो मिला ये x³ मिला, मतलब ये अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया कैपिटल f ऑफ x, ये मुझे फाइनल ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ये f ऑफ x x³ के बराबर, मतलब इसका जब इंटीग्रेशन किया, इसका जब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ने मुझे वो फंक्शन, वो फलन वापस लौटा दिया जिसका डिफरेंशिएशन हो गया था। लेकिन क्या ये सही है, आप कहेंगे नहीं आपने गलत लिखा हुआ है। हां भाई मैंने गलत लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट टर्म था ये 5, उसके बारे में तो इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से यहां पर लिख के चलता हूं क्या, +c। क्यों लिखा मैंने यहां पे +c, यहां लिखूंगा मैं +c, यहां पे मैंने लिखा +c। क्यों लिखा भैया +c, तो ये +c लिखने का मुख्य कारण यह था कि अगर मेरे इस टर्म में, इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म होगी तो वो हो चुकी होगी 0,
और उसको इंटीग्रेशन में जब रिवर्सल लगाऊंगा तो मेरी वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसीलिए मैंने सी रख लिया। हो सकता है कहीं पर ना हो, जैसे इसके पिछले केस में, यहां पे मैं बात करता हूं, यहां पर तो सिर्फ 3x था, यहां तो प्लस में कुछ था नहीं, प्लस 0 था, तो भाई यहां पे मैं अगर जो ये लिख के आ रहा था, ये प्लस सी लगाऊंगा, प्लस सी लगाऊंगा, यहां पर भी मैं प्लस सी लगाऊंगा, और इस सी की वैल्यू कितनी है? 0। नहीं है तो कोई लफड़ा ही नहीं ना, लेकिन होगा तो कौन बताएगा। इसी वजह से मैंने यहां पर क्या इंट्रोड्यूस किया कि भैया ये सी लिखें, अगर यहां हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये 3x², इसका भी रिजल्ट आया था, किसका? x³ का। और मैंने जब निकाला था ये f of x इक्वल्स टू x³ + 5, उसका भी 3x² ही रिजल्ट आया था। तो कांस्टेंट सी क्यों यूज हुआ था? इसके लिए ये अगर है तो इसका रिवर्सल मुझे नहीं पता, नहीं पता तो भैया क्या करना पड़ेगा? तो एहतियातन एक सी लगा करके चलना पड़ेगा। आई होप अब हमारे इंटीग्रेशन के रियल मीन, मतलब क्या है इंटीग्रेशन, क्यों है इंटीग्रेशन, अब ये समझ में आया होगा, और डिफरेंशिएशन क्या है ये भी समझ में आएगा। फिजिकल मीनिंग भी समझ गए कि भाई ये स्लोप निकालता है और ये एरिया निकालता है। और जब हमने ग्राफ पढ़ना शुरू किया था तो ग्राफ में मैंने आपको स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि हम अपने मैक्सिमम कैलकुलेशंस को खत्म करेंगे ग्राफ के जरिए। और ग्राफ में कैलकुलेट क्या करते हैं? तो ग्राफ में सिर्फ दो ही चीजें कैलकुलेट होती है, एक स्लोप और एक एरिया अंडर द कर्व। एक स्लोप और दूसरी एरिया अंडर द कर्व। तो जब हम 9th क्लास में थे या फिर हम 10th में थे तब हमने इन दोनों का कैलकुलेट किया था, तब तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं लगाया। जी हां, बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि वहां पे सिर्फ नॉर्मली ड्यूरेशंस गिवन होते थे, उसके जरिए हम कैलकुलेट करते थे। आप सोचोगे ऐसा कब किया? तो ऐसा किया ना, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप सीख रहे थे, यहां पे आपने y एक्सिस पे रखा था वेलोसिटी को, x एक्सिस पे आपने रखा था टाइम को, और यहां बनने वाला जो ग्राफ था ये बता रहा था एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालते थे? यहां पे अगर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना था तो मुझे निकालना था स्लोप, और अगर मैंने इसको बाइंड अप कर दिया कहीं से भी, मैंने इसको ऐसा बॉन्डेड कर दिया, तो इसका जो ये एरिया निकलता था, ये निकलता डिस्प्लेसमेंट। ये क्या निकलता था? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे तो कर ही रहे थे नहीं का, मतलब ये एरिया निकालने का काम कर रहे थे नॉर्मली। अब यहां पे जनरली एरिया निकालने के लिए इसको दो पार्ट में बांट देते थे, एक के ऊपर ट्रायंगल हो गया और नीचे ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का हम कैलकुलेट कर लेते थे एरिया। कैसे? यहां पे टाइम है, यहां पे वेलोसिटी। अगर आप एरिया निकालते हैं किसी का या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मतलब क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया निकालना होता है तो क्या होती है? बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस लाइन के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर लूं और थोड़ा सा इजी कर दूं, मैं यहीं से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि ये कवर अप हो गई। ये है मेरा एक्सीलरेशन और ये एरिया। अब देखिए ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट में कौन है? ये वेलोसिटी। बेस में कौन है? टाइम। तो भाई ये क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस मतलब टाइम, हाइट मतलब वेलोसिटी। अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो हाफ टाइम, वेलोसिटी मतलब क्या भाई? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये टाइम से टाइम कट गया, क्या बचेगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये अल्टीमेटली क्या बचेगा? ये बचेगा विस्थापन। ये अल्टीमेटली अंदर क्या बच गया? विस्थापन। और ये स्लोप क्या मिलेगा? तो स्लोप हमेशा निकालते थे y अक्ष अपॉन x अक्ष। y अक्ष पे कौन है? वेलोसिटी, और x अक्ष पे कौन है? टाइम। मतलब ये क्या बन गया? वेग बटा में समय, और वेग बटा में समय को ही कहते हैं हम त्वरण। मतलब ये जो स्लोप बता रहा है, जो ढाल बता रहा है, वह त्वरण था। ये कर रहे थे पहले भी। अब यही चीज यहां आ चुकी है। जो ये स्लोप, ये जो ढाल निकाल रहे थे, अब वो डिफरेंशियल से निकलेगा। जो अभी आप एरिया निकाल रहे थे वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। खत्म बात है ना। आपको ऐसा शुरू में से ही कहा जाता है कि 9th क्लास से ही हमारी बेस स्टार्ट हो जाती है। तो जी हां, बिल्कुल 9th क्लास से ये बेस स्टार्ट हुई थी, बट अगर तब भी अपन ने ध्यान नहीं दिया था तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। हम दोनों ही दोनों कवर करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको सिर्फ और सिर्फ कवर करना है कि आप थ्रू आउट, मतलब ये पूरे ही मैथमेटिकल टूल्स निपटा दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम आगे। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज पे आते हैं। कैसे कुछ जनरल फॉर्मूलेज हैं जो काम करते हैं, जो पहले से, जिनको हम याद रख लेते हैं, जो कि हमें बार बार काम आने वाले। जैसे अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, हमने ये सारे ही फंक्शन जो लिखे हैं आपको फॉर्मुलेट करने के लिए, वो फंक्शन ऑफ x है। बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज ये फंक्शन ऑफ x है तो dx, फंक्शन ऑफ t होता तो dt। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल्स बदल सकते हैं। वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, वेरिएबल को चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस भी वेरिएबल में मर्जी करें उसमें रख सकते हैं, आंसर मिलेगा। मैं ये कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, हमने डिफरेंशिएशन में देखा। मैंने कहा था इसका जस्ट उल्टा, अब इसका जो रिजल्ट है कौन है 1, 1 का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो x, और प्लस सी क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहां पे अगर कोई कांस्टेंट होता मतलब x + 5 होता तो उसको कौन बताता, ये बताता। आइए जरा देखते हैं ये कैसे हो गया। तो हमने अभी जो फॉर्म लिखा वो हमने लिखा था x⁴n dx विच इज इक्वल्स टू x⁴n + 1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है। अब जैसा कि यहां पर हमें गिवन है 1 गिवन होने का मतलब कांस्टेंट से है, यहां 1 का मतलब क्या है, कांस्टेंट, मतलब कुछ भी कांस्टेंट। आज चलिए 1 है, कल को हो सकता था इसकी जगह 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, क्या करेंगे। तो देखिए मैं 1 से ही शुरू कर लेता हूं, सपोज यहां 1 है और dx। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन कौन कहलाती है, ये कहलाती है, और इसने कहा यहां dx चाहिए और यहां तो है नहीं, तो क्या कर दूं। तो मैंने कहा था 1 का गुणा करना कोई गुनाह नहीं है, मैंने इस 1 के अंदर एक 1 का गुणा कर दिया, dx लिख दिया। आप कहेंगे ये बच्चों वाला खेल है, बिल्कुल है। इस 1 की जगह पे क्या लिख दो, तो मैं लिख देता हूं x⁴0 dx। भाई किसी की भी पावर में 1 होना मतलब क्या होता है, उसका मतलब हो जाता है x⁴0। मैं ये इधर साइड में एक अलग से भी लिख रहा हूं, आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, सिंपली 1 × dx, उसी 1 को मैंने रख दिया क्या, x⁴0 × dx। फॉर्म क्या कहता है, फॉर्म कहता है पावर को 1 से बढ़ाइए, तो x⁴0 + 1 अपॉन 0 + 1, मतलब x⁴1 अपॉन 1, दैट मींस व्हाट, x। ये देखिए ये आ गया, क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारा x। मतलब किसी कांस्टेंट का जब हम करते हैं इंटीग्रेशन तो उसकी मीनिंग ये होती है कि वो फंक्शन इटसेल्फ आ जाता है, और अगर इसी में किसी डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते तो वो आ जाता 0, जैसे हमने अभी किया था 5 का आया था 0। वैसे ही यहां पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फंक्शन इटसेल्फ, अगर ये होता इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt तो इसका मतलब होता है ये t, कितना t, तो 5t। अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ 7 dz तो ये होता 7z, सिंपल। मतलब ऐसा कि इंटीग्रेशन में 0 वाला जो कॉलम था वो खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन में था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन इंटीग्रेशन में जैसे ही करेंगे हम क्या होगा भाई, कांस्टेंट का वो फंक्शन इटसेल्फ प्लस c, ये आर्बिट्री कांस्टेंट। सिमिलरली जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ करते हैं ax मतलब कोई कांस्टेंट के साथ, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x अपॉन dx, इसका तात्पर्य है 5 को बाहर कीजिए, अंदर बचा dx अपॉन dx। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, मतलब 5, ठीक है। जैसे a × x था तो ये क्या बचा a, किंतु अगर यहां पर हम बात करना शुरू करते हैं तो यही चीज a dx में a तो कांस्टेंट रह जाएगा, 1 के लिए आ जाएगा क्या, फंक्शन इटसेल्फ। फंक्शन इटसेल्फ से क्या मतलब है, फंक्शन इटसेल्फ से मतलब यह है कि अगर मैं इस लाइन को यहां से सॉल्व करना शुरू करूं तो देखिए कितना आसान सा होता है, a dx है, a dx का मतलब हो गया कि ये इंटीग्रेशन ऑफ a dx। यहां पे मुझे डेफिनेशन क्या दिख रही है, x, मतलब फंक्शन ऑफ x यहां होना चाहिए, नहीं है तो करते हैं हम भाई क्या, गुनाह नहीं, 1 का गुणा, ये हो गया dx। अब ये 1 का गुणा क्या 100 किया था, नहीं भैया, ये तो x⁴0 लिखने के लिए किया था। क्यों लिखना 0, क्योंकि ये dx गिवन है, यहां पर फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो फंक्शन ऑफ x लाने का यही तरीका था। करेंगे क्या, तो इसका इंटीग्रेशन करते समय इस a को रख दीजिए बाहर, अंदर रख दीजिए। अब a तो भैया बाहर वेट कर रहा है, ये कहता है कि पावर बढ़ा के डिवाइड कर देते हैं ना, x⁴0 + 1 अपॉन में 0 + 1, हो गया बात खत्म। ax की पावर 1/1 लिखूं क्या, नहीं ना, ax की पावर 1/1 मतलब x, मतलब बचा क्या ax, ये बचा ax प्लस c, वही आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता यहां पर क्या था, ठीक। सिमिलरली अब जब हम बात करते हैं जिस फॉर्मुलेशंस की हम बात करते आते हैं कि x⁴n होगा तो n x⁴n - 1, x⁴n होगा तो पावर 1 से बढ़ा करके डिवाइड कर दीजिए, और प्लस c। एक बात बस इसमें विशेष रूप से है कि ये जो 1 है ये नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये जो n है ये a1 के बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम थोड़े से बात कर लेते हैं हमारे इंटीग्रेशन वाले, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स है उनकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्योंकि सभी के कैलकुलेशंस और एग्जांपल्स आपके सामने गिवन। फिर हम आते हैं हमारे इंटीग्रेशन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। चलिए, आई होप आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। मैं बात करना शुरू करता हूं जरा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो कॉमनली हम बात करना चाहते हैं साइन, कॉस और टैन की। इसका रिवर्सल हमारे पास कॉट, सेक और कॉसेक होता है, हम उनके लिए भी देखेंगे। बट इन जनरल आप अपने दिमाग में किसको रख लीजिएगा, साइन, कॉस, टैन, इन तीन से हम काम चला लेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर याद कर लेते तो वेल एंड गुड, बहुत काम आएंगे वो। चलिए, अगर हम देखते हैं इंटीग्रेशन सबसे फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। ये प्लस सी भूल जाइए, प्लस सी आप ध्यान में रखिए कि ये लगाना ही है हमको, तो इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट टर्म याद रख लेते हैं। क्या हो गया ये, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसका उल्टा, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे तो ये आता है माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये इधर का माइनस और ये इधर का माइनस, ये कंपनसेट हो जाता है। इसीलिए देखिए, डिफरेंशिएशन में कॉस से साइन आते हैं तो नेगेटिव, और इंटीग्रेशन में साइन से कॉस जाते हैं तो नेगेटिव। इंटीग्रेशन में साइन से कॉस नेगेटिव और डिफरेंशिएशन में कॉस से साइन नेगेटिव। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। ये एक बात और याद रख लीजिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये फिक्स है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में, बस वो चिन्ह का फर्क पड़ता है। इंटीग्रेशन में सीधा जाना, सीधा जाना मतलब साइन से कॉस जाना भी हमारे लिए कैसा है, नेगेटिव है। और डिफरेंशिएशन में उल्टा, मतलब नीचे से ऊपर, कॉस से साइन आना। क्योंकि जनरली हम ऐसा याद रखते हैं टेबल को, तो ऊपर लिखते हैं हम साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। तो देखिए भैया, इसको याद रखने का हमारे पास, तो हमारे लिए तो हमने तो सबसे आसान सा ऐसा सोच के चलते हैं, इंटीग्रेशन में सीधा जाना भी नेगेटिव और डिफरेंशिएशन में ऐसा उल्टा जाना नेगेटिव। ये कब, ये डिफरेंशिएशन में, मतलब डी फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स में। और ये कब, जब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स की बात करेंगे तब। ठीक, तो ऐसा करके याद रख सकते हैं, इंटीग्रेशन में सीधा जाना नेगेटिव और डिफरेंशिएशन में उल्टा जाना नेगेटिव, और साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये तो फिक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं और डिस्कस करता हूं कुछ। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। अब जब साइन एक्स लिखेंगे तो ये कॉस एक्स नॉर्मल, लेकिन कॉस एक्स लिखेंगे तो ये नॉर्मली साइन एक्स, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी बिल्कुल चलता रहेगा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इज tan x। मैंने बोला था ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही चल रहे। फिर से देखिए, ये cos को लिया यहां रख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए। देखिए sin x मिल रहा है। वैसे ये sec स्क्वायर एक्स इसका डिफरेंशिएशन आया था, इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो tan आना चाहिए, आ गया tan। सिमिलरली मैं बात करता हूं cot तो माइनस cosec, cot तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो भैया ये आ जाएगा माइनस ऑफ cot x, वही माइनस वाला कंपनसेशन जो साइन और कॉस में अभी हमने देखा, सेम चल रहा है। ठीक, चलिए उसी तरीके से जब हम बात करते हैं सेक, तो सेक का होता है सेक एक्स टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स का जो होता है वो होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, तो ये नॉर्मली हो जाएगा सेक एक्स। अच्छा, एक सिंपल सी बात और है यहां पे जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपको इजीली याद हो, तो आप इसी ऑर्डर में याद करिए इसको। ये जो टेबल आपने याद किया होगा, हो सकता है आपने इस टेबल को किसी और फॉर्मेट में भी याद किया होगा। बहुत सारे लोग यहां के बाद इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक, लेकिन मैं इसका उल्टा लिखता हूं भाई, मैं सिंपली ये लिखता हूं इसका रेसिप्रोकल यहीं पे, मतलब यहां पे क्या लिख दूं, cot x। इसका रेसिप्रोकल यहां पे क्या होता है, ये sec x, और इसका रेसिप्रोकल यहां पे, तो ये क्या होता है, ये होता है cosec x। ठीक है, इसके जरिए हमको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे cot cosec की बात करनी है, तब जैसे इन दोनों में रिलेशनशिप था, वैसे ही ये cot और cosec में रिलेशनशिप है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में रिलेशनशिप है, sec और tan में हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर वाइज याद रखना आसान हो जाता है और कुछ भी नहीं। हाँ, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए मेनली क्या है, वो पूरा एक टेबल है 6 लोगों का, तो टेबल जिस ऑर्डर में याद रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मुलेशंस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई उल्टा याद रखते होंगे तो भैया इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, आराम से चलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ और फॉर्मूले की बात करता हूं। जो कॉसेक का था, तो कॉसेक जो होता है वो होता है कॉसेक एक्स cot x,
और कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स। ये फिर से वही नेगेटिव साइन का था, ठीक है। ये रिजॉल्व हुआ यहां तक हमने साइन कॉस टैन कॉट कॉट सेक और कॉसेक सभी के लिए देख लिया। अब बारी है थोड़ी सी लॉगरिदम की तरफ बढ़ने की, एक्सपोनेंशियल टर्म्स की तरफ बढ़ने की। लॉगरिदमिक टर्म की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। तो सीधी बात है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, तो लॉग ऑफ एक्स। ठीक, उल्टा ही तो चल रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो मुझे मिल जाता है ये मुझे यहां पर मिल जाता है 1 अपॉन एक्स, और यहां पर मैं कहता हूं तो ये हो जाता है हमारा क्या, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक, अगर इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल को आप बहुत ध्यान से याद रख लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे भाई। एक्सपोनेंशियल में एक छोटी सी बात है, वो ये है कि हम जब एक्सपोनेंशियल टर्म्स की बात करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल, ये दोनों कौन से थे, ये लॉगरिथम्स थे, है ना। एक्सपोनेंशियल भी इसमें आ रहा है, इसका मतलब समझिएगा एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन भी उतना ही होता है, इंटीग्रेशन भी उतना ही, ये नहीं चेंज होते। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज e टू द पावर x। बस वो आर्बिट्री एक जोड़ेंगे। आर्बिट्री जोड़ना तो आप बिल्कुल सीख ही चुके होंगे, सब में जोड़ते आ रहे हैं जितने भी इंटीग्रेशन। और क्यों जोड़ते, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, तो रिवर्सल ऑर्डर में भी हमको पता रहे इसलिए उसको जोड़ते हैं। तो चलिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या होगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ a टू द पावर x, है ना। मतलब ये ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। x टू द पावर n अलग चीज थी, x टू द पावर a भी अलग चीज है। इसका मतलब ये एक वेरिएबल के पावर में, ये एक वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है। ये एक ऐसा लिखता हूं मैं, इसको कहते हैं भाई हम हमारे एक चर के पावर में अचर है, लेकिन इसका उल्टा एक अचर है इसके पावर में चर हो जाए, मतलब 5 टू द पावर x हो जाए। अब क्या करें भैया, x टू द पावर 5 तो आसान था, ये देखिए x टू द पावर 5 तो आसान था। क्या करना था, पावर को नीचे उतारिए और 1 से कम कर दीजिए। यहां मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पे कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ गया और ये इधर आ गया d अपॉन dx। अब क्या करें भैया, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको सेम फॉर्म अप्लाई करना है। क्या, log ऑफ a मतलब log 5 और इसके बाद a टू द पावर 5 मतलब 5x। ये टर्म चलती है इसके अंदर, इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत ज्यादा जगहों पे तो हमारे साथ में नहीं आने वाली, लेकिन ये आती रहेगी, इसलिए इसको ध्यान से देखते रहेंगे। क्योंकि देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये चैप्टर वाइज अलग अलग टर्म्स आते रहेंगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारे पास उतने ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलेंगे। इसलिए कोशिश में ये हो कि भाई ये सब कुछ हमारे टर्म्स जितने भी है वो सब फिंगर टिप्स पे आ जाए, और उसको ले आने के लिए हमें करने होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, जो कि हम आगे आने वाले सेशंस के अंतर्गत करते रहेंगे। अब हम करते हैं जरा हमारे आगे के तरफ कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है भाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें पता ही है कि यहां से अगर मैं इस वैल्यू को लेकर के आऊं तो इसका अगर मैं कर देता हूं इंटीग्रेशन तो मुझे मिल जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली अगर tan इनवर्स x की बात करता हूं तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये ऊपर 1 लिखने की जगह मैंने dx लिखा, क्या फर्क पड़ता है भाई, ये सेम चीज है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यू कैन से दिस इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों बात तो बराबर ही है ना। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस c, आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी चलता रहेगा। अगेन सेक स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये मॉड्यूलस का मतलब भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज सेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
ठीक है, मतलब हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हमने बात कर ली। अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हम अगले एक पैटर्न की तरफ, जहां पर हम देखते हैं e टू द पावर x तो था e टू द पावर x, बट अब क्या है e टू द पावर ax प्लस b। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें करना होता है सिंपली, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b, इसको करना हमें इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहां पर मेरा ये चलता रहेगा भाई dx। अब अगर इसको इंटीग्रेट करता हूं मैं तो क्या करना है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? तो ये होता है e टू द पावर x, तो ये तो एज इट इज रख दिया e टू द पावर ax प्लस b। लेकिन नीचे वाले क्या करना होता है मुझे? डिफरेंशिएशन। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b। नीचे में क्या किया मैंने? डिफरेंशिएशन किया उसी का। अब जब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं इसका, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं e टू द पावर ax प्लस b। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है। डिफरेंशिएशन करते समय हमें पता है ये दोनों को बांट देना होता है, ये बांट दिया प्लस b। अभी जस्ट जैसा कि हमने देखा कि भाई जो कांस्टेंट टर्म होती है वो तो होता है कि बाहर, ये a हो गई बाहर, अंदर क्या बचा? dx अपॉन dx। अच्छा यहां पर भी तो एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? ये b को भी तो बांटेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ b dx। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो गया भाई 0। तो फाइनली क्या बना? ये बना e टू द पावर ax प्लस b अपॉन dx अपॉन dx, मतलब ये 1 है, मतलब क्या बचा? a। अच्छा एक चीज और, क्या आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो मतलब ये सब में, मतलब पहले ही टर्म जहां से ये लिखना शुरू हो गया था यहीं से प्लस c, ये प्लस c प्लस c प्लस c, ये चलता रहे। तो फाइनल रिजल्ट e टू द पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस c, सेम रिजल्ट, ठीक है। मतलब ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको पहले से ही अगर हम दिमाग में रखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं संयुक्त फलनों के समाकलन को। संयुक्त फलन मतलब क्या भाई? जब दो फलन इस तरीके से हो, कंबाइंड फलन होंगे तब कैसे होंगे? तो संयुक्त फलन होने के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। मतलब क्या? ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट और फंक्शन, ऐसे भी हो सकते हैं दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अभी यहां पर मुझे दिख रहा है क्या भाई? तो पहला पार्ट, मतलब हम यहां से डिस्कस करते हैं पहला पार्ट क्या है भाई? तो पहला पार्ट है जहां पे फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कह रहे ना कंबाइंड। तो ऐसे भी तो हो सकते हैं, सपोज देखिए जैसे मैं यहां पे बात करूं 5x, और कहीं ये भी तो हो सकता है ना x इंटू वाई, ये दो फंक्शंस। ऐसे भी हो सकते हैं ना x टाइम ऑफ log x, ऐसे भी हो सकता है x टाइम ऑफ tan x। ये सबसे क्या समझ में आ रहा है? ये भी दो फंक्शंस हैं, ये भी संयुक्त फलन है, ये भी संयुक्त फलन है, ये भी संयुक्त फलन है, लेकिन सबके पैटर्न देखेंगे तो अलग अलग है। ये क्या है भाई? ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, दो अलग अलग हमारे पास फंक्शंस, एक फंक्शन ऑफ एक्स और एक फंक्शन ऑफ वाई। यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक्स लॉग एक्स मतलब एक लॉगरिदमिक फंक्शन है और एक हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। x इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, log x मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा एल्जेब्रिक और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब क्या होगा भाई? तो जब ऐसे फंक्शंस आने शुरू हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंगली हम इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट तो हम यहां पर बात कर लेते हैं, जब मेरे पास पहला पार्ट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म फंक्शन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इनटू फंक्शन ऑफ x। तो ये कहता है कि कांस्टेंट को बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx। अच्छा यहां dx लिखना जरूरी है भाई, अगर ये dx नहीं लिखेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट अब होगा। अच्छा तो होगा क्या? तो जैसे एक एग्जांपल के लिए यहां पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan x टू द पावर n dx। तो हमें पता है कांस्टेंट को किया बाहर, अंदर बचा x टू द पावर n dx। 10 तो ऐसी रह गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो क्या कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये टर्म चलता रहे, ये आ गया 10 x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और भी एग्जांपल्स कवर कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया a x टू द पावर 5 इंटीग्रेशन dx। नाउ a इज द कांस्टेंट, देन वी विल डिस्कस a को बाहर कीजिए, अंदर बचा x टू द पावर 5 dx।
अब a तो ऐसे ही चलेगा, अंदर क्या हो जाएगा, तो पावर को 1 से बढ़ा दीजिए, 1 5 प्लस 1 मतलब a x टू द पावर 6 अपॉन 6 खत्म, प्लस सी ये चलता रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट तो चलते रहेंगे। ठीक है, ये आसान है, कांस्टेंट टर्म वाले में बहुत लफड़ा नहीं होता, बहुत इजी है, बहुत ही आसान। हम अभी इसको रीड करने से पहले भी इसके जरिए क्वेश्चंस किया हमने। हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं जिसके अंतर्गत हम ये देखना चाह रहे हैं अल्टीमेटली। तो अगर हम बात करते हैं हम संयुक्त फलनों के समाकलन में, जहां पर सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं, तो सेकेंड टाइप में अगर देखिए तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये होता हमारा नॉर्मली क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया कि फंक्शन में ही एक मल्टीप्लीकेशन टर्म आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, फंक्शन में ही एक मल्टीप्लीकेशन टर्म आ जाए, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ सपोज साइन 5x, सिंपली सी। अगर मैं यहां पे साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसका रिजल्ट हो जाता माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। किंतु अगर इसी पैटर्न में मैंने चेंज किया, मैंने अभी क्या किया है, आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये फंक्शन में मल्टीप्लाई, एक ये भी तो तरीका हो सकता था ना, सी यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन एक्स डीएक्स, ये भी तो तरीका है ना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 को बाहर किया, अंदर बच गया ये साइन एक्स डीएक्स, ये 5 को ऐसे बाहर रखा, साइन का माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 5 कॉस एक्स प्लस सी। ये तो सिंपल था। लेकिन अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया इसके अंदर जो ये एक्स आ रहा था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 का। ठीक है, मतलब ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम ध्यान से देखेंगे। मैं एक जगह कहता हूं कि फंक्शन ऑफ एक्स, एग्जाम्पल के लिए 5 cos x, या सॉरी 5 sin x लिया, sin x लेते हैं, सी 5 sin x। दूसरा मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, f ऑफ kx, f ऑफ kx, तो मतलब ये क्या हो गया, ये sin 5x, ये वाला एग्जाम्पल, ये दोनों, इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये क्या है 5 इंटू एफ ऑफ एक्स, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है f ऑफ 5x, फंक्शन ऑफ 5x है और ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ऐसी स्थिति में जहां पे इस फंक्शन में ये टर्म आ जाती है तो करना कुछ नहीं है, यही सेम काम होगा, बस करना होता है ये कि डिवाइडेड बाय दिस की, डिवाइडेड बाय, सॉरी इसमें तो नहीं, डिवाइडेड बाय दिस की, ये जो नीचे के दिख रहा है इससे डिवाइड कर देंगे। आइए जरा समझते हैं, मैंने यहां पर जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा भाई, तो ये बनता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स, एक्स की जगह पे अकेला एक्स है क्या, नहीं, एक्स की जगह पे 5x है तो 5x। अब और एक चीज क्या कहा, तो भाई डिवाइडेड बाय दिस 5, डिवाइडेड बाय दिस के मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, ये तो चलता रहेगा। तो मतलब ये क्या बन गया, -1/5 cos 5x प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हुआ इसका फाइनल इंटीग्रेशन। क्या, -1/5 cos 5x प्लस सी। क्या किया, तो ये किया है, अगर यहां से ध्यानपूर्वक देखें तो भाई f ऑफ एक्स dx का नॉर्मली f ऑफ एक्स c होता है, किंतु f ऑफ k ऑफ x dx का तो 1/k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो था ना यहाँ पे ये 5, ये 1/5 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, मतलब 1/k, और नॉर्मली जो भी इसका डिफरेंशिएशन आएगा फंक्शन ऑफ kx, फंक्शन ऑफ kx चलता रहेगा। ठीक, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। अच्छा, अब इसके लिए एक एग्जांपल गिवन है, जैसे देखिए साइन एक्स dx नॉर्मली जो है ना, ये हमारा सिंपली जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु अगर साइन ax हुआ तो ये माइनस ऑफ 1/a, ये वाला जो a था ये डिवीजन में चला गया, cos ax प्लस सी। ठीक है, माइनस ऑफ 1/a cos ax प्लस सी, सिंपली चलता जाएगा। ठीक है, अर्थात ऐसा समझ में आया कि जब पूरे फंक्शन के बाहर में मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब मेरे वेरिएबल के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में होगा तो उसी चीज से हम कर देंगे क्या, डिवाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पैटर्न देखते हैं। अब अगला पैटर्न क्या है भाई, संयुक्त की बात कर रहे थे, अभी तक मल्टीप्लीकेशन की बात करी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो फंक्शन का एडिशन या सबट्रैक्शन हो रहा हो, मतलब दो फंक्शंस जुड़ रहे हो या फिर एक दूसरे में से सबट्रैक्ट हो रहे हो। तो जैसे एक हमारे पास यहां पर है, क्या है ये, तो ये देखिए ये है
फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब एक दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक दूसरा फंक्शन, बीच में प्लस माइनस है तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करते समय पहले पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन, प्लस माइनस का जो चिन्ह था वो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे फंक्शन का, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये प्लस माइनस डिसाइड कौन करेगा? अगर यहां पे प्लस तो ये प्लस, यहां पे अगर माइनस तो यहां पे माइनस। जैसे कि क्वेश्चन यहां पर गिवन है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, तो सिंपल ये दोनों को बांट दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, प्लस का साइन था तो प्लस दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x लिख लिया। ये एक छोटा सा और काम, मैं लिखने से पहले एक और चीज लिखता हूं। यहां पर ये है मेरा फंक्शन ऑफ x प्लस ये है मेरा g ऑफ x, सिंपली, ठीक है, ताकि ये बात भी समझ में आ जाए। तो यहां पे क्या कहता भाई, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ function of gx dx. Now function of f, integration of sin x dx plus integration of ये second term का, तो second term cos x dx. Now sin x का इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन में sin से cos जाना नेगेटिव, तो sin से cos जा रहे हैं, ये हो गया नेगेटिव, माइनस ऑफ, ये याद रखने का तरीका है भाई, है ना, हम ऐसे याद रख लेते हैं कि sin से cos जाएंगे तो ये नेगेटिव cos x, ये cos से sin में कुछ नहीं होता है, cos का क्या हो जाएगा sin x. Now the function is sin x minus cos x. अगर sin x plus cos x dx का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है sin x minus of cos x. ये हो गया, आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। किया क्या, कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग बांट करके इंटीग्रेट कर दिया, बीच में जो साइन था वो एज इट इज वो साइन रख दिया, ठीक। चलिए, आई होप कि आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया और इसका तीसरा पोर्शन समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम बात करते हैं अगर खंडशः समाकलन करने, मतलब दो फंक्शन का अगर अब आ जाए क्या मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रहे, तब क्या होगा। यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है ना, ये देखने में थोड़ा सा टिपिकल टफ सा दिख रहा है बहुत आसान, मैं इसको लिखूंगा, बहुत ही आसान है। देखिए जब ऐसे आ जाए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ क्या भाई एक दूसरा फंक्शन g ऑफ x, ये f ऑफ x है और ये क्या है g ऑफ x dx। तो ऐसी स्थिति में करना क्या होता है, मैं इसका एक और टर्म लिखते चल रहा हूं, ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए, ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये एज इट इज, इसको कुछ भी नहीं किया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या किया मैंने, इसको लिखते चलो, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस ये फिक्स है, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सबसे पहले तो करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसमें देखेंगे यहां पे दो टर्म चल रहा है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूं मैं, ये एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं, ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका मुझे करना है क्या इंटीग्रेशन, ये समझिएगा। यहां पे क्या किया, इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहां पे सबसे पहला काम है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये जो ये लिख रहा हूं ये फर्स्ट है, ये अल्टीमेटली ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होल का मुझे लेना है क्या, ये कंप्लीट का मुझे लेना है इंटीग्रेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट का मुझे लेना है इंटीग्रेशन। ये होता है इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का फिर इंटीग्रेशन। ये है इसका रूल, ठीक है। ये जो चीज लिखा है, प्रथम फलन एज इट इज, कुछ भी नहीं किया, दूसरे फलन का क्या किया समाकलन किया, सेकेंड फलन का इंटीग्रेशन किया, माइनस प्रथम फलन के अवकलन गुणांक का समाकलन, प्रथम का जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन का करना है इंटीग्रेशन,
इनटू सेकेंड का करना, मतलब सेकेंड जो है उसका करना है हमें समाकलन, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेटली ये फॉर्मूला। एफ डैश एक्स कहीं पर मुझे ऐसा दिख जाता है, इसका मतलब होता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये हमने वहां पे समझा हुआ है। अगर कहीं पर डबल इस तरीके से दिख जाए एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब होता है डी टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डीएक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब डी टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डीएक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब ये फॉर्मूला आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली ही हम सब कुछ लेकर के चलेंगे। देखने में लेंदी लगता है, लेकिन जितना लेंदी इंटीग्रेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजीली सॉल्व कर देता है। जहां मुझे दिखता है यार इसका पता नहीं क्या इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा, उसको ये इजीली हल कर देता है। कैसे, आइए जरा हम इसके ऊपर बात करते हैं और हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसमें हमेशा एक चीज क्या भाई, जो यहां पे हमने अभी जैसा डिस्कस किया था, जैसा हमने यहां पर ध्यान से देखिए, तो हमने यहां पे जो डिस्कशन किया हुआ है, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, किसको कहूंगा मैं फर्स्ट फंक्शन, किसको कहूंगा सेकंड फंक्शन। जैसे मेरे पास यहां पर एक फंक्शन आया एक्स लॉग एक्स, किसको कहूं फर्स्ट, किसको कहूंगा सेकंड। अगर इसी तरीके से मेरे पास एक फंक्शन आ जाता है ऐसा tan x log x, अब किसको फर्स्ट फंक्शन कहूं, किसको सेकंड। क्या इससे तो नहीं कह देंगे कि भाई किसी ने log x पहले लिख दिया, tan x बाद में लिख दिया, तो ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, ऐसा कहेंगे क्या कि भाई मल्टीप्लाई में ही तो इधर से उधर कर दो, भाई ऐसा कर देंगे तो सब कुछ तो चेंज हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन, ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्म है जिसको हम याद रखते हैं, आइलेट। क्या कहते हैं इसको, आइलेट। आई मतलब इनवर्स, ठीक है, एल मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है, क्या है, ILATE, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाते हुए आपको एक बार शो करूं तो देखिए ये क्या है भाई, आइलेट। आइलेट का मतलब, आई मतलब है इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब बीज गणितीय, ठीक है, अर्थमेटिक XYZ जो चलते हैं, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति, और ई मतलब चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फलन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, x log x dx। अब कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड, इसको ही समझने के लिए हमने ये बना रखा है क्या, आइलेट। अब आइलेट के हिसाब से देखिए, यहां पर एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक कौन सा है, बीजगणितीय फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक, ये देखिए लॉगरिथमिक ये पहले आता है और ये एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ था tan x log x, अब इन दोनों में डिसाइड करना कौन फंक्शन पहले आएगा। तो देखिए l पहले आता है ना तो लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, t बाद में आता है ना तो ये सेकंड फंक्शन है। ठीक, अगर इसी तरीके से कहीं पर मुझे इस तरीके से दिख जाए, यही हो जाता tan इनवर्स x log of x। अब क्या करें, तो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट पे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, मतलब इनके लिखे जाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, इस आइलेट से। आइलेट के अकॉर्डिंगली देखते हैं, जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट, जो सेकंड पे आएगा वो सेकंड, मतलब जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। अब यहां पे आइलेट लगाएं, तो आइलेट ने कहा कि भैया आइलेट लगाइएगा, तो इसने कहा कि ये जो लॉग है ये सेकंड फंक्शन है, लॉग जो है log x जो है ये हमारा सेकंड फंक्शन है कि फर्स्ट फंक्शन, तो भाई लॉगरिथमिक हमारा फर्स्ट फंक्शन है और x जो है ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, देखने में लग रहा था कि log सेकंड है और x फर्स्ट है, लेकिन नहीं, आइलेट ने कहा l पहले आता है, ये फर्स्ट। अब यहां पे जो फॉर्म कहता है इंटीग्रेशन का, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx अगर मैं लिखता हूं तो ये यहां से मुझे ज्ञात है कि ये है हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड फंक्शन। हमारा फॉर्म कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब x dx माइनस, आप चाहें तो ये जो फॉर्म है इसको भाई आप आराम से लिखिए और इजीली एक बार कंपेयर करके, एक स्लाइड पीछे जा करके आप इसको कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से लिखे चले जा रहे। ठीक है, अब क्या करूं मैं, तो मुझे पता है यहां पे मुझे लेना होता है इंटीग्रेशन और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूं
और डिफरेंशिएशन ऑफ लिखता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन, मतलब यहां पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब log x dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन मतलब किसका, सेकेंड मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इस पूरे का मुझे निकालना इंटीग्रेशन। अब शुरू करूं मैं थोड़ा सा सॉल्व करना, तो ये log x तो एज इट इज रह गया, x dx का क्या होगा भाई, तो पावर एक से बढ़ा के डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इंटीग्रेशन अभी चलने ही देता हूं मैं, पहले इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करता हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है ये होता है 1 अपॉन x, फॉर्मूले की सीट अभी के लिए आप रेफर कर सकते हैं, बट ये ध्यान में आ जाना चाहिए, क्या log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x इनटू, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x के पावर को बढ़ाइए 2 अपॉन 2 x dx, भाई पावर x से बढ़ा के डिवाइड। अच्छा, इसका अलग से अभी करना है मुझे डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ये log x, अच्छा इसको पहले लिख लेता हूं नहीं तो कंफ्यूजन ना आ जाए कहीं पे, ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, नहीं तो गलती से इस x के साथ में नहीं कर देंगे, ये एक पूरा फंक्शन अलग है और वो अलग है, नहीं तो पता चले इस x में x क्यूब अपॉन 3 कर दिया, x क्यूब अपॉन 2 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई, इसका पार्ट नहीं है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए बाहर रख रहा हूं। ठीक, आइए माइनस, इसका इंटीग्रेशन करने के पहले तो मैं इस x को एक पावर से रिड्यूस कर देता हूं, मतलब वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में से स्क्वायरिंग का एक तो गायब हो चुका है क्योंकि एक एक्स से कट गया, ये 1 अपॉन 2, तो इसको मैं चाहता हूं तो मैं बाहर रख लेता हूं 1 अपॉन 2 एक्स dx। अब ये आसान हो गया, क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 यहां पर है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं सिंपली लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये 1 अपॉन 2 बाहर वेट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। ठीक है, ये हो गया मेरा, जब दो लोग मतलब दो फंक्शन थे और मल्टीप्लिकेशन में थे, इन दोनों फंक्शन को कैसे डिसाइड करूं मैं कि भाई कौन सा फंक्शन जो है पहले नंबर पे आएगा, कौन सा फंक्शन है जो सेकंड पे आएगा, तो इसको डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया था, आइलेट का इस्तेमाल, और आइलेट ने हमको बता दिया कि भाई ये पहले नंबर पे कौन आएगा, तो लॉगरिदमिक आ जाएगा और एल्जेब्रिक उसके बाद आ जाएगा, एक्स को हमने बाद में रख दिया। ठीक है, आई होप कि इस एग्जांपल से आपको ये पार्ट भी समझ में आया है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ी सी बात की जाए कुछ प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन मतलब क्या, कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिनको हम रिप्लेस कर देते हैं हमारे कुछ फंक्शंस के साथ में, और वो फंक्शन के फिर से हम काम करते हैं क्या, वहां से फिर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। जैसे कहीं पे हमें ऐसा दिखता है हमारे फंक्शन में कि भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब किसमें, इसके एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, ए साइन एक्स, मतलब ए साइन थीटा से। मतलब अगर इसमें लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर रखिए ए साइन थीटा का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, इस एक्स स्क्वायर की जगह पर रखा है मैंने ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर यहां से मैं बात करता हूं तो इन दोनों में से मैं निकाल सकता हूं क्या, ए स्क्वायर को कॉमन, क्या बचेगा भाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब ए स्क्वायर में से इस ए को बाहर कर लिया, अंडर रूट ऑफ क्या बच गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर देखें तो ध्यान में होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्दर ए को यहीं रखते हैं, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस बाहर आ गया, ये क्या बचा, ये ए कॉस थीटा। मतलब ये रिप्लेसमेंट लगा के हमने क्या किया, इस रिप्लेसमेंट को लगाने के बाद मैंने किया कि ए कॉस थीटा को बाहर कर लिया, मतलब ये अंडर रूट में जो टर्म्स फंसे थे जिसका इंटीग्रेशन करना था,
रिप्लेस किया है एक्स को और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है वापस, तो वापस इस एक्स के जरिए रख देते हैं और इसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। मतलब ये एक्स को रिप्लेस किया था ना, तो जो भी मान यहां पे आएगा वो एक्स के जगह पे ले जाकर के रखनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी, तब आता है हमारा रिजल्ट। अब उसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर आता है, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मेन मकसद, मेन मोटिव क्या था, इस रूट से इसको बाहर निकालना। अब ये 1 के अपॉन में या फिर नॉर्मली हो, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं लिख लूंगा एक्स को a tan थीटा, इस एक्स को मैं क्या लिख लूंगा a tan थीटा, और यहां से फिर से ये रिप्लेस हो जाएगा। फिर उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ये कांस्टेंट माइनस वेरिएबल था, ये ए वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो इस एक्स को ए सेक थीटा से करेंगे। सेम जैसे मैंने अभी आइडेंटिटी लगाई थी, ऐसी आइडेंटिटी लग करके बाहर हो जाती है टर्म। सिमिलरली अगर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स हो, या फिर कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू ए माइनस एक्स हो, या फिर 1 अपॉन ए एक्स ए माइनस एक्स हो, तो यहां पर इसको मतलब एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इसको ए साइन स्क्वायर थीटा से अगर रिप्लेस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, चलिए, तो मतलब यहां पे हमने प्रतिस्थापन भी देख लिया कि प्रतिस्थापन करके मतलब रिप्लेस करके वैल्यूज को कैसे बदलते हैं। रिप्लेस करने का मुख्य मकसद था इस रूट से बाहर आना। रूट से बाहर आ जाएंगे, ये साइन टैन सेक, इनके लिए हमको इंटीग्रेशन पता है। जैसे हम साइन की बात करेंगे तो साइन के लिए हमको इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से और भी है कुछ कि x अपॉन एक्स माइनस ए और x माइनस ए अपॉन एक्स हो, या फिर x x माइनस ए और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए हो, तो यहां पे होता है a सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से अगर देखें तो ये याद रखना बहुत आसान है, अगर ये a माइनस एक्स वाले टर्म में चलेगा तो ये साइन होता है, और ये x माइनस ए वाले में चलेगा तो ये सेक होता है। देखिए x माइनस ए वाले टर्म्स चालू हुए तो ये क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है ना, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया इसको चार्ट में रखिए, एक चार्ट बनाइए, उसमें रखिए, सामने पेस्ट कीजिए, बार बार रेफर होंगे तो ही याद होंगे। अलग से बैठ करके हम याद करना सोचे तो ये याद नहीं होते, ये रेफर होते रहेंगे, क्वेश्चंस में यूटिलाइज होते रहेंगे, याद होते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक इसी तरीके से जब अगर यहां पे प्लस आ जाए, मतलब x अपॉन एक्स प्लस ए और x प्लस ए अपॉन एक्स, या x इंटू ए प्लस एक्स और 1 अपॉन एक्स ए प्लस एक्स हो, तो ये ए टैन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस मारते हैं। ठीक है, देखिए ना, ये टैन वाले में प्लस ऐसा ही तो आया था, 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस ए टाइप्स की ही तो टर्म्स आई थी, जैसा यहां पर दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहां पर इसको कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए कॉस स्क्वायर थीटा से इसको रिप्लेस कीजिए, ये भी वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कुल मिलाजुला करके बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें रूट से बाहर आना था, उसके लिए ये रहे हमारे रिप्लेसमेंट्स। ऐसे रिप्लेसमेंट्स करके हम बाहर आते हैं और फिर हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन की। अब तक हमने जहां कहीं भी देखा हमने आर्बिट्री कांस्टेंट c की बात करी, मतलब एक कांस्टेंट हम लेकर के चल रहे थे। अब हम यहां से बात करेंगे कि भाई वो आर्बिट्री कांस्टेंट अब हो चुकी है गायब, अब हम बात करेंगे निश्चित समाकलन की। वो अनिश्चित समाकलन था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशंस मतलब मेरे को लिमिट पता है कहां से कहां तक ऐड करना है। जैसे हमने इनिशियल सबसे शुरुआत में इसकी बात करी थी कि एक ग्राफ है, मुझे ये ए से लेके ये बी तक को इंटीग्रेट करना है, मतलब ये एरिया चाहिए। और अब से पहले कैसा था मुझे नहीं पता था, ये ए से बी मैं इनफाइनाइट के लिए कर रहा था, मतलब इनफाइनाइट कह लूं, मैं कह सकता हूं कि भाई आर्बिट्री कांस्टेंसी कहीं से कहीं तक की। तो इसके लिए क्या फॉर्म होता है, कुछ अलग नहीं करना, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स ए टू बी, है ना, मतलब जैसे इंटीग्रेशन ए टू बी ऐसा आया, और ये हो जाता है मेरा सपोज एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मुझे इसके इंटीग्रेशन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिंपली जो चल रहा था भाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, ये ए टू बी, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट, ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये है मेरा अपर लिमिट और ये है मेरा लोअर लिमिट,
ये मेरा अपर लिमिट और ये मेरा लोअर लिमिट। क्या किया हुआ है यहां पर, तो यहां पर अब लिमिट पुट करना है। तो लिमिट पुट करने का तरीका होता है, ये होता है अपर लिमिट, इंटीग्रेशन करने के बाद वेरिएबल में उसकी लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही फॉर्म है। तो अपर लिमिट मतलब b, मतलब क्या हो गया x, ये अपॉन में 3 सेम रख लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। तो x की जगह पे, इस x की जगह पे क्या हो जाएगा, b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3, हो गया, खत्म आंसर। सिमिलरली अगर ये ऐसा होता, सपोज मैं 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर रहा होता एक्स स्क्वायर dx को, तो इसकी वैल्यू क्या आती, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 5। फॉर्म क्या बताया कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 3, अपर लिमिट मतलब कितना, तो 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट यानी 0 का क्यूब, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन 3, ये आ गई वैल्यू 125 अपॉन 3। चलिए, तो यहां से समझ में आता है कि हम ये काम क्या करते हैं, मतलब इसको करने का तरीका अल्टीमेटली क्या है, ये इंटीग्रेट कीजिए जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट हो रहा था, लिमिट्स रखिए और यहां पर उन दोनों लिमिट्स को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के टर्म में इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। मतलब यहां पर जो समाकलन नियतांक था, जो आर्बिट्री कांस्टेंट थी, उसको हमने क्या किया, विलुप्त हो जाता है, अर्थात वो गायब हो गया ना, अब उसकी क्या जरूरत है, जब मुझको फाइनल वैल्यू पता ही चल गई कि क्या मिलने वाली है, तो उसको गायब कर दिया, ठीक। अब इसके लिए कुछ बातें करते हैं, कुछ तरीके समझते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे मुझे इंटीग्रेशन के लिए अगर बात करनी है तो मैं एक और तरीका समझाता हूं। सी सपोज ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है, और यहां पे हमारा हरिद्वार, और ये हमारी बे ऑफ बंगाल, मतलब जाकर के गिर गई कहां पे, बंगाल की खाड़ी में। मुझे इसमें इसका पॉल्यूशन पता करना, गंदगी कितनी है इसके अंदर। तो मैं चला और मैं पहुंच गया कहां पे, प्रयागराज। ये एक जगह ले ली हमने, प्रयागराज। अब प्रयागराज में पहुंच करके मैंने क्या किया, सैंपल निकाला। हमने एक छोटा सा सैंपल निकाला, सपोज मैं dx कह लेता हूं, हमने एक छोटा सा सैंपल निकाला। सैंपल निकालने के बाद मैंने क्या किया, तो मैं यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ, दोनों तरफ की गंदगियों का रेट पता किया कि मैं जब नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं तो किस रेट से गंदगी बढ़ती जा रही है, और ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं, मतलब हरिद्वार की तरफ बढ़ेंगे यहां से, तो गंदगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमने पॉल्यूशन के रेट निकाले। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉल्यूशन का रेट पर किलोमीटर, डीपी अपॉन डीएक्स, चेंज इन पॉल्यूशन पर यूनिट लेंथ। चेंज इन पॉल्यूशन मतलब कितना पॉल्यूटेड होती जा रही है, कितना कम होती जा रही है, एक दर निकाला, ठीक। और इसी के जरिए हम ये निकाल के लेकर के आते हैं एक इंटीग्रल टर्म, जिसके जरिए हमने समझा कि भाई ये आगे चलती जाएगी तो ये क्या होती जाएगी, पॉल्यूटेड होती चली जाएगी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे एक छोटी सी, मतलब एक छोटा सा सैंपल तो मिल गया, लेकिन इस छोटे से सैंपल की बात नहीं करूंगा मैं। मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब पॉल्यूशंस निकालना है dx के टर्म। अब आप कहेंगे यहां तो p लिखा है आपने, तो भाई ये p जो है ना पॉल्यूशन, ये डिस्टेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है, x के टर्म में चलेगा। अब मुझे एक नॉर्मल टर्म निकाली थी, चल रहा था, लेकिन अब मुझे चाहिए हरिद्वार से बे ऑफ बंगाल तक, हरिद्वार से बे ऑफ बंगाल तक। जब ये नहीं पता था ये दोनों, तो इसके रिजल्ट में मैं लिखता था कि भाई प्लस सी, जो भी यहां रिजल्ट आएगा प्लस सी। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि भाई लोअर लिमिट कौन सी है, हरिद्वार, और आखिरी कहां ले चलना है इसको, बे ऑफ बंगाल तक, तो ये सबके मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। यहां पे पॉल्यूशन, फिर अगला एक टुकड़ा बनाए यहां पे पॉल्यूशन, फिर अगला टुकड़ा यहां पॉल्यूशन, सबको जोड़ते जाऊंगा कहां से, हरिद्वार से बंगाल तक। यही तो था इसका फिजिकल मतलब। तो यही तरीका है हमको इसको कैलकुलेट करने का। क्या कर देते हैं भाई, हम यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शंस के अंदर जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, रख लेते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या क्या चीज चलेगी। जैसे अगर किसी ने कहा, जैसे अभी जो हमने लिया था हरिद्वार से बंगाल, तो अब कोई कहता नहीं यार बंगाल से हरिद्वार का निकाल के दे दो मुझे। ध्यान से देखिएगा, हरिद्वार से बंगाल कर रहे थे, अब कह रहे बंगाल से हरिद्वार। मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहां पे हरिद्वार से चल रहे थे बंगाल तक, अब कोई कहता नहीं मुझे बंगाल से हरिद्वार दो, कुछ नहीं, माइनस साइन पकड़ा दीजिए। जो भी चीज
बंगाल, देखिए यहां का क्या मतलब है, जब मैं इसको ले आता हूं, वापस ले आता हूं एक सेकेंड के लिए, जब मैं बात करता हूं कि जब ये नदी नीचे की तरफ जा रहे थे तो गंदी होती जा रही थी, मतलब ये जुड़ता जा रहा था, जो चीज है ना, पॉल्यूशन बढ़ता जाता। अगर मैं यहां से इधर की तरफ जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, उतना ही दर से पॉल्यूशन कम होता जाएगा। दर कौन सा, यही वाले रेट से इधर बढ़ रहा है और इस वाले रेट से इधर घट रहा है। तो इसी कारण से यहां पे क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट नेगेटिव साइन, माइनस साइन पकड़ा दीजिए, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, ये लोअर लिमिट अपर बन गई, अपर लिमिट लोअर हो गई। आई थिंक उस पॉइंट से अब ये रिलेट करके आपको समझ में आएगा। सिमिलरली अगर मुझे इंटीग्रेट करना है ए टू बी, मुझे इंटीग्रेट करना है क्या, ए टू बी, सपोज मुझे इसको इंटीग्रेट करना था हरिद्वार से बे ऑफ बंगाल, मुझे कहां से कहां तक, हरिद्वार से बे ऑफ बंगाल तक की मुझे पूरे पॉल्यूशन को पता करना है। तो मैंने दो टीम बना दिया, मैंने एक को कहा कि भाई हरिद्वार से प्रयागराज जाओ, और एक टीम को कह दिया भैया आप प्रयागराज से बे ऑफ बंगाल चले जाइए। देखिए दो टुकड़े में बांट दिया, जाना कहां है, ये मेरी लोअर लिमिट हरिद्वार, पहुंचना कहां है, बे ऑफ बंगाल। लेकिन दो टुकड़े, हरिद्वार से पहले प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज से फिर बे ऑफ बंगाल पहुंच गए। मतलब कैसा बोलना चाह रहा हूं, अगर ए टू बी जाना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, तो कोई एक बीच में एक पॉइंट ले सकते हैं, ये ध्यान है, सी इज द इंटरमीडिएट टर्म। ये ध्यान से देखें तो हरिद्वार और बंगाल के बीच में ये प्रयागराज आया है, हरिद्वार और बंगाल के बीच में प्रयागराज, ये बाहर नहीं होगा। नहीं तो पता चले आप है ना तमिलनाडु का कोई जगह ले ले और फिर कहें कि नहीं भैया ये आएगा, ना ना ऐसा नहीं, बीच में ही आना चाहिए। तो मैंने कहा पहले ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल लीजिए, फिर अब सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर सेम होगा जो ए से बी तक का होगा। ठीक है भाई, यहां तक कि पॉल्यूशन को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर यहां के बाद को अलग किया, दोनों को जोड़ दिया ना, सिंपल। चलिए इस तरीके से समझना थोड़ा सा टफ भले लग रहा होगा, लेकिन ऐसा अगर आप समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा कि भाई मुझे हरिद्वार से बंगाल जाना था, बीच में मैंने एक जगह बनाई जहां पे पहले पहुंचा, फिर वहां से आगे की रास्ता तय करी और दोनों को जोड़ दिया, खत्म। चलिए बस ध्यान में क्या है कि ये बीच में ही आना चाहिए, ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए ना। अगर कहीं पे दिखता है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। दो रिजल्ट यहां से बनते हैं, एक बनता है ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पर एक बात ध्यान में रहे कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो, मतलब क्या, एफ एक्स अगर इवन नंबर हो, अगर ये जो फंक्शन है ये कैसा हो, ये अगर हमारा इवन फंक्शन हो, सम फंक्शन हो, तो 0 to a f of x dx। लेकिन अगर ये कोई ऑड फंक्शन हो, ये अगर ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन कौन होता है, अगर फंक्शन ऑफ x में माइनस से रिप्लेस करूं तो ये माइनस साइन डाइजेस्ट नहीं करता, ये देखिए बाहर कर दिया, इसने ये माइनस साइन को डाइजेस्ट कर लिया। तो इस कंडीशन में मतलब f of x कैसा ऑड होता है, इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन 0 होता है, इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा 0, और इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx। अब इवन और ऑड को चेक करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है, ऐसा समझ लीजिए, सपोज मेरे पास f of x की जो वैल्यू दी है, सी f of x की जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूं x स्क्वायर। मुझे इवन ऑड चेक करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, x रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ f of माइनस ऑफ x है ना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x का स्क्वायर। अब माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे एक्स स्क्वायर ही तो मिलेगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स अल्टीमेटली मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये एक्स स्क्वायर को ध्यानपूर्वक देखिए तो ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहां लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स। आई थिंक यहां से बात क्लियर हो गई कि इसने माइनस साइन क्या कर लिया, डाइजेस्ट, मतलब ये एक फंक्शन है इवन। अगर मैं ऑड फंक्शन चेक करता हूं, मैं एक्स क्यूब ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर मैं इसको चेक करूं तो एफ ऑफ एक्स को एक्स की जगह पे मुझे रिप्लेस करना होता है माइनस ऑफ एक्स, रिप्लेस कीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 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 ऑफ एक्स, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स क्यूब क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो ये देखिए माइनस साइन इसने बाहर कर दिया, मतलब ये ऑड फंक्शन है। मतलब ऐसी परिस्थिति में ये
आंसर ये होगा क्या क्या, अगर इवन है तो 2 0 to a f of x dx, और अगर वो ऑड है तो ऐसी स्थिति में इसका फंक्शन का आंसर हो जाएगा 0, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0। सिंपल। चलिए यहां तक अगर बात समझ में आई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एक उदाहरण, मतलब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में है, अगर एक एग्जांपल देखें तो I इक्वल्स टू 0 to π/2 sin x dx मुझे निकालना, ठीक है। करते हैं, क्या होगा भाई, तो इंटीग्रेशन टर्म क्या साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो ये माइनस ऑफ कॉस एक्स कहां से कहां तक 0 से π/2, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, माइनस को वहीं छोड़ा, क्या कहता है भाई रूल, कहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस एक्स की जगह पे पहले π/2 फिर इसकी जगह पे 0, पहले π/2 फिर 0, तो इस x की जगह पे पहले π/2 फिर 0, तो cos π/2 होता है, cos 90 डिग्री होती है 0 और cos 0 होता है 1, ये होती है हमारी 0, ये होता है हमारा 1। अब यहां पे -1 था और बाहर में एक माइनस वेट करता, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, ठीक है। मतलब इस तरीके के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो अब थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए कि भाई इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, यूसेस क्या है, कहां पर यूज करेंगे और किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए इतना सारा कुछ मेहनत किया, वो हमारे पास किस तरीके से यूज होगी, क्योंकि अभी तक तो हमें दिख रहा था यार ये सब कुछ तो मैथमेटिक्स में चल रहा है, हमारे फिजिक्स में हुआ क्या। तो हमारे फिजिक्स में देखिए, अगर सिंपली एक टर्म को समझिए कि मैं किसी जगह पे इसको समझता हूं कि हमारा जो विस्थापन है उसको x से डिनोट करता हूं, वेग को v से, और a जो है वो त्वरण है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि भाई हमें पता है वेग, अच्छा लिख भी लेते, चलिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब यही विस्थापन हमें नॉर्मली गिवन थी, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक नंबर गिवन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब विस्थापन एक फंक्शन ऑफ एक्स है, विस्थापन क्या है भाई, ये एक पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है और ये टाइम है पूरा, ठीक है। तो मुझे अगर निकालना होगा वेग, तो मैं इसी वेग को कैसे निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dt, ये निकल गया वेग। किंतु अगर मैं इसको तिर्यक गुणा कर दूं तो आपको यह देखने को मिलेगा कि यह हो गया dx बराबर v dt, और जैसे ही दोनों तरफ ऐसी टर्म दिखने लगती है हमें लेना होता है इंटीग्रेशन, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगा दी, ठीक है ना, जिससे हम कैलकुलेट करके टर्म्स ले आएंगे। ठीक इसी प्रकार से मैं अगर कहीं पे बात करता हूं त्वरण की, तो त्वरण होता है हमारा वेग बटा में समय। अब इसी प्रकार से मैं बात करूं तो त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है, वेग को, है ना, जो वेग है अल्टीमेटली अगर दूसरे टर्म में देखा जाए तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, dx, मतलब ऐसा लिखता हूं v अपॉन टी, a को v को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt, इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt होल अपॉन ये t चल रहा, ठीक है। तो फर्दर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं a इक्वल्स टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, क्या हो गया d2x अपॉन dt स्क्वायर, मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये मिल गया एक्सेलरेशन। अब इसको अगर मैं काम करना चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, a ये जो ऊपर चल रहा था ये हो गया dv अपॉन dt, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा a dt इज इक्वल्स टू dv, और यू कैन से dv इज इक्वल्स टू a dt, और जैसे ही दोनों तरफ ऐसी टर्म दिखने लगती है दोनों तरफ लगा दी जाती है क्या, इंटीग्रेशन, मतलब वापस से रिवर्सल ऑर्डर प्राप्त कर सकते, मतलब क्या, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, मतलब d अपॉन dt ऑफ dx अपॉन dt, ये v है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, मतलब बचा क्या, dv इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ dt। मतलब ये समझ में आता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अब इस तरीके से यूज होंगे, क्योंकि मुझे वेग पता है ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन को हम अपने फॉर्म्स में, अपने फिजिक्स के अंदर लाएंगे और यूज करेंगे, समझेंगे। ये तो एक मात्र एग्जांपल था, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आने वाले हैं, बहुत सारी जगहों पे इसकी यूटिलाइजेशन होने वाली है, बहुत सारे जगह हम इसको इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। मतलब बिना इनके अब चलने वाला नहीं है भाई हमारी फिजिक्स, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आई है, और इस उम्मीद के साथ में कि भाई
आगे की भी जितने भी सेगमेंट्स आएंगे जो मैथमेटिकल टूल्स है वो आप जरूर कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत ना हो फिजिक्स में, तो याद रखिए मैथमेटिकल टूल्स को, ठीक है। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करती है। तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप यहां पर जा सकते हैं। अगर आप एनटीएसयू, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टैप कीजिए, आपका कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी क्लासेस ओपन होती है, आप यहां पे अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहां पे क्लास सेलेक्ट करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी मैथमेटिक्स। आप जिस तरीके से यहां पर आएंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। चैप्टर्स को क्लिक करते हैं तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, मतलब उसी फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जस्ट टैप ऑन इट एंड आपका वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब भटकने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज्ड वे में अवेलेबल है। तो करना क्या है भाई, अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और बहुत सारी मैथमेटिकल टूल्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।